जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल रसोई गैस दूध के दाम बढ़ाने वाली मोदी सरकार, शर्म करो शर्म करो शर्म करो। जब आपको पता है संरचनात्मक दिक्कत है, भंडारण जो गृह है वो क्यों नहीं बना रहे? सिर्फ 2 दिन की हमारे पास एलपीजी है देश में। हम जो मार्केट प्राइस में है जीडीपी थर्ड पूरे विश्व में, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कम्युनिस्ट पार्टी तमाम देश भर के अंदर लोगों को लामबंद करते हुए, लोगों को एकजुट करते हुए इस महंगाई के इस हमले के खिलाफ सॉल्यूशन तो इसका एक ही है, अगर सही मायने से उस व्यवस्था को उखाड़ करके एक नई व्यवस्था, जब तक ये व्यवस्था है किसी चीज़ का सॉल्यूशन इसमें नहीं। ये मनमानी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से आम जनता की जो आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है, मूलभूत जरूरतों की जो आज स्थिति है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस, जिंदाबाद। महंगाई बेरोजगारी बढ़ाने वाली मोदी सरकार, शर्म करो शर्म करो शर्म। देखिए इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद है और जंतर मंतर पे जो है मेरे पीछे की आप तस्वीर देख सकते हैं, एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन में लगभग 15-20 लोग जो है वो मौजूद है। उनका कहना है कि जिस तरीके से देश में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इस सब को लेकर के ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है जो हमारी आम चीजें हैं, जो हमारी आम डेली गुड्स की चीजें हैं, उनमें जिस तरीके से दामों में उछाल आया है, उसको लेकर के जो है हम उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पर दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद सरकार जो है इन दामों को वापस ले, यानी कि जिस तरीके से अमूल दूध का जो है 70 रुपए फुल क्रीम दूध का दाम हो चुका है, मदर डेयरी लगभग 72 रुपए हो चुकी है, उसके साथ ही सीएनजी लगभग 80.09% जो है सीएनजी के दाम, और पेट्रोल डीजल के दाम जो है नई दिल्ली में 94 से लेकर के 97 रुपए तक हो चुके हैं। उसके खिलाफ जो है वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो है साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बढ़े हुए दाम है इनको वापस लिया जाए। इस सबको लेकर के जो है बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी इसे लेकर के क्या राय है। सर आप लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी मतलब क्या आप लोगों के मुद्दे हैं और क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं और ये स्पष्ट रूप में हम ये अपनी आवाज दर्ज कराना चाहते हैं कि ये जो सरकार आज जिस स्थिति में जो मनमानी कर रही है, ये मनमानी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से आम जनता की जो आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है, मूलभूत जरूरतों की जो आज स्थिति है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस जो एक आम जनता के जीवन के से साथ जुड़ा हुआ एक वस्तु है, ऐसे एक मूलभूत जरूरत को आज आम जनता से दूर ले जा रहा है, उसकी पहुंच से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में आज आम जनता को सड़क पे उतरना निहायत जरूरी है। अगर आज भी हम नहीं निकले तो वो दिन दूर नहीं है कि आज आम जनता को भूखे पेट मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया जाएगा। कि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि आप जो है इन चीजों को बचा कर चले, क्योंकि जिस तरीके के वॉर के माहौल है, ऐसे में जो हमारे मतलब दूसरे देशों के साथ जो क्रूड ऑयल को लेकर के या फिर जो एलपीजी को लेकर के हमारे ये है रिश्ते हैं कि वो वहां से मंगाते हैं, उनमें इंपोर्ट में अभी कमी घेर आने वाली है। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सावधानी से इस्तेमाल करें और स्टॉक ना भर के आराम से खरीदें, क्योंकि चीजों में कमी आएगी और कमी आएगी तो दाम बढ़ेंगे। देखिए आजकल तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो विश्व बाजार है वो तो सीमित नहीं है, वो पूरी तरीके से पूरे विश्व पैमाने पर उसका असर दिखाई देता है। कहीं पे भी कुछ भी युद्ध होगा या कहीं पे भी कोई ऊपर नीचे स्थिति बनती है तो उसका असर पूरे देश में होता है। एक वैश्विक बाजार तैयार हो गया है। ये ऐसे एक संकट की स्थिति में एक लोक कल्याणकारी देश में एक सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? उसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसका असर आम जनता के ऊपर ना पड़े। इसको हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? आज आप देखिए किस तरीके से सरकार इसमें 1 रुपए का भी टैक्स कम कर रही है। आज भारत में जो पेट्रोल डीजल रसोई गैस पे जो हम टैक्स देते हैं वो सबसे ज्यादा, जितने भी देश हैं उन तमाम देशों से हम सबसे ज्यादा सरकार टैक्स वसूलती है। तो अगर ऐसा एक क्राइसिस का दौर है तो सरकार को भी तो 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार जब आम जनता को बोलती है कि भाई इसके लिए तैयार रहिए, आर्थिक मजबूरी के लिए तैयार रहिए, महंगाई के लिए तैयार रहिए, तो सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या सिर्फ सरकार ये वार्निंग देने के लिए है या सरकार अपना मुनाफा कम करने के लिए भी 2 कदम तैयार है? क्या पूंजीपतियों के मुनाफे में किसी भी तरीके की कमी होती है? यही कोविड का दौर था जब हमने और आपने देखा कि आम जनता लॉकडाउन में किस त्राही स्थिति में जी रहा था। लोग घर छोड़ के अपने घरों की ओर जा रहे थे, 200-300 किलोमीटर पैदल यात्रा करने को भी मजबूर हुए थे। वही कोविड के दौर में ये पूंजीपतियों की संपत्ति 150 से 200 गुना बढ़ गई थी। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होता है कि आपदा में भी आज ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो सरकार है, इसको
कोई नुकसान नहीं होता, इसका आज किसी तरीके से आर्थिक नुकसान नहीं होता, लेकिन आम जनता ही है जो कि तमाम चीज़ों को भुगतती है और सहती है। तो बढ़ोतरी आम जनता कब से देख रही है, किस ईयर? ये तो सभी सरकारें करती आ रही है। ये कांग्रेस के ज़माने से भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करती थी। जो भी पूंजीपति वर्ग की सरकारें हैं, जो भी सत्ताधारी वर्ग की सरकारें हैं, जो कि पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव लड़ती है, उनके लिए नीतियां बनाती हैं, तभी सरकारें इसी तरीके का काम करती है। इसी तरीके का जन कल्याणकारी जो सरकारें हैं, इसी तरीके से पूंजीपति हितैषी नीतियां बनाती हैं। और जैसे जैसे संकट की स्थिति और गहराती जाएगी, ये स्थिति और भी ज़्यादा व्यापक रूप लेती जाएगी। जनता के लिए कौन सी सरकार है? आम जनता किस सरकार को लाए तो ये जो संकट है वो नहीं आए? देखिए, हमारा ये मानना है कि सिर्फ सरकार बदल देने से ही स्थितियां बदल जाएंगी और एक बेहतर समाज बन जाएगा या जनता को राहत मिल जाएगी, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इस पूंजीवादी व्यवस्था में ये जो व्यवस्था आज जो मुनाफे की व्यवस्था है, कोई भी सरकार क्यों ना आए, उसको इसी व्यवस्था को ही आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ एकमात्र जो रास्ता है, एकमात्र जो भरोसा है और एकमात्र जो गारंटी है जनता के लिए कि हाँ, अपनी मांगों को लेकर के अपनी जो बुनियादी ज़रूरतों को हम हासिल कर सकते हैं, वो है जन आंदोलन। हम यही बात करते हैं कि जब तक सरकार जनता जन आंदोलन के रास्ते आगे नहीं आएगी, संगठित नहीं होगी, अपने बुनियादी मांगों को लेकर सड़कों पे नहीं उतरेगी, तब तक ये सरकारें, ये गूंगी बहरी सरकारें इसी तरीके से उनको लूटती रहेगी, इसी तरीके से उनका शोषण करती रहेगी, इसी तरीके से आज उनको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए लोगों को संगठित करने का काम, लोगों को एकजुट करने का काम, लोगों को इसके लिए आंदोलन के रास्ते आगे ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जब भी विश्व संकट आएगा तो विश्व संकट में क्या, जिस देश में अभी पीस बना के रखा गया है, जहाँ के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि आप जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए, क्या जनता को उनके साथ नहीं? देखिए, जहाँ सरकार है, सरकार की भी तो एक अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं। हम तो देख रहे हैं कि एक स्वतंत्र देश, एक इतना बड़ा एक विश्व ताकत अपने आप को कहने वाला जो एक देश है, आज किस तरीके से अमेरिका के सामने सर झुका के खड़ा है। उसकी खुद की भी एक प्रतिष्ठा नहीं है कि वो अपना एक स्टैंड ले सके कि हाँ, हमारा जिससे मन करेगा हम उससे तेल लेंगे, हम आपके कहने पे व्यापार करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका किस तरीके से हमारे ऊपर डिक्टेट कर रहा है और सरकार कहती है कि हम तो इतने बड़ी विश्व ताकत हैं और हम सब कुछ हमारे ऊपर, हम विश्व में युद्ध रुकवा सकते हैं, हमारी इतनी ताकत है। ये तो साफ तौर पे उजागर हो गया कि मोदी का जो 56 इंच का सीना है वो सिर्फ और सिर्फ हवा से भरा हुआ है। ये सिर्फ मीडिया का दिखाया हुआ है, इसका आम जनता में और ये जो हकीकत है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री की जगह कौन सा दूसरा ऑप्शन हो सकता है जो बेहतरीन पीएम के तौर पे सामने? देखिए, वही मैंने कहा ना, सिर्फ पीएम पद की लड़ाई नहीं है और पीएम बदल जाने से ही यहाँ पे नीतियां बदल जाएंगी, बात ऐसी नहीं है। ये व्यक्ति विशेष को लेकर के बात नहीं हो रही है, ये सत्ता विशेष को लेकर के बात हो रही है, ये व्यवस्था के लिए बात हो रही है, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। क्योंकि इस व्यवस्था का नुमाइंदा के तौर पे कोई भी बैठे, चाहे वो राहुल गांधी बैठे, चाहे वो केजरीवाल बैठे, चाहे वो पीएम मोदी बैठे, वो सभी पूंजीपतियों की ही सेवा करेंगे, सभी उनके लिए नीतियां काम बनाएंगे। इसीलिए जनता को ही आंदोलन के रास्ते आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी मांगों को लेकर संगठित होना पड़ेगा और इसी तरीके से हम अपनी मांगों को हासिल कर सकते हैं। आंदोलन करना चाहिए, लेकिन आंदोलन के बाद क्या निकलता है? एक आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो फिर जनता को लूटती है, तो फिर आंदोलन कैसे जरिया है महंगाई कम करने? देखिए, आंदोलन का भी एक तरीका होता है। आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई हम एक छवि ऐसी तैयार करें कि भाई हम तो लड़ रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। और वो कितने दिन आपने आंदोलन किया? सत्ता में जब तक आए नहीं थे तब तक आप सड़कों पे उतरते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद यही आम आदमी पार्टी के कितने आंदोलन हमने देखे? कोई आंदोलन नहीं है, कोई सड़कों पे नहीं है। आज भी तो, आज विपक्ष में हो, आज भी तो आप सरकार में नहीं हो, लेकिन आप कितने दूर तक आप अपना आंदोलन को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हो, लोगों को संगठित कर रहे हो। तो आंदोलन का भी चरित्र हमको निर्धारित करना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए आंदोलन को सीढ़ी का रास्ता बना रहे हैं या सही में आम जनता को सचेत कर रहे हैं, आम जनता को इस चीज को लेकर के समझा रहे हैं और उनको उनके हकों के लिए लड़ना सिखा रहे हैं। जब आंदोलन की बात होती है तो इससे पहले यही पार्टियां नहीं थी जिन्होंने फैक्ट्री और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी जो है आंदोलन किया था। यदि अगर हमारे यहाँ ये सारी चीजें जो है वो हम खुद से अपना इन्वेंट कर पाते या उत्पाद कर पाते, तो आपको नहीं लगता कि देश को इतनी महंगाई का सामना नहीं? फैक्ट्री के खिलाफ भी तो विपक्षी उतर जाता है, फिर फैक्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ। देखिए, बात यह है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो एक दौर चल रहा है, सरकार इन चीज़ों की जिम्मेदारी ले, सरकार सरकारी उद्योग लगाए। आज जितने भी सरकारी उद्योग, कल कारखाने जो एक समय में बहुत प्रॉफिट में चलते थे और आज भी बहुत प्रॉफिट पहुंचा के दे रहे हैं, आज धीरे धीरे तमाम चीज़ों को सरकार निजी हाथों में दे रही है। हमने तो ये देखा, चाहे वो रेल हो, चाहे वो भेल हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो तमाम तरीके की जो तब बड़े बड़े जितने भी मतलब सरकारी जो क्षेत्र था, आज इसी तरीके से घाटा दिखाते हुए आज सरकार ने
निजी मालिकों के हाथों में दे दिया। तो ये जो है निजी हवाले जब तक ये जाएगा, निजी कॉरपोरेट मालिकों के पास जब ये सरकारी संपत्ति चली जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो नौकरी देने के लिए या लोगों की बुनियादी ज़रूरतों के लिए नहीं सोचेगा। एक निजी मालिक हमेशा से ये सोचेगा कि कैसे अपना मुनाफा बढ़ाया जा सके, कैसे मैं इनको शोषण करके और अपना मुनाफा दोगुना कर सकूं। आज AI का दौर है, आप देखिए यही AI का इस्तेमाल करके आज हज़ारों लाखों लोगों की छटनी की जा रही है। तो ये बुनियादी चरित्र है एक निजी कंपनी का और एक सरकारी जो कंपनियां हैं उसका। तो जब तक इस तरीके से सरकारी क्षेत्र को पूरी तरीके से नीलाम किया जाएगा, जिस तरीके से इसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा, यही स्थिति बनेगी और इसी तरीके से लोगों का श्रम लूटा जाएगा। मैम, आप लोग महंगाई को लेकर के आए हैं, लेकिन महंगाई तो क्या विश्व स्तर पे जो चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही? तो देखिए, एक तो होती है कि विश्व स्तर की जो चीज़ें हैं, एक होती है कि हमारी जो देश की सरकारें जिनको हमारे देश के लोगों ने चुना है वो उसमें क्या भूमिका निभाती है। जो बात हो रही थी कि जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप से आज से 10 साल पहले लगभग अंतर्राष्ट्रीय रूप से जब तेल की कीमतें थी तो उस लेवल पे हमें मुनाफा नहीं मिला था जो आम नागरिक हैं उनको। अब जब तेल की कीमत बढ़ी है तो उसकी मार ज़रूर पड़ती है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से चीज़ें तो हमेशा चलती रहती है। सरकारों का गठन ही इसलिए होता है, जिम्मेदारी उनकी होती है कि आयात निर्यात की चीज़ें देखें, भंडारण की व्यवस्था करें। जब आपको पता है कि आपके यहाँ पे LPG का 60% इम्पोर्ट होता है और आपको पता है पूरे देश में चाहे व्यावसायिक रूप से चाहे घरेलू रूप से LPG पे ही सब निर्भर है खाना बनाने के लिए, और इतनी बड़ी आबादी है, लगभग 1.5 अरब की आबादी है वहाँ पे। जब सब लोग LPG पे ही निर्भर है तो 60% आपका इम्पोर्ट होता है, उसमें से 85 से 90% आप ये इसके जो देश हैं वहाँ से आप आयात करते हो। मिडिल ईस्ट आप सबको पता है हमेशा से अशांति की जगह है, उसमें भी पश्चिमी देश कारण है। US हमेशा इसराइल का उनसे कभी फिलिस्तीन से चल रहा है, कभी ईरान, इराक, हमेशा सीरिया में संघर्ष। वहाँ पे संघर्ष कोई ऐसा तो है नहीं कि इसी साल शुरू हुआ। सरकारों को पता है दशकों से मिडिल ईस्ट का तो संकट इतना बड़ा संकट है, दशकों से चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध, नव उपनिवेशवाद की उपज है मिडिल ईस्ट का जो पूरा संकट है। जो चीज़ हम 60% 70% जिस चीज़ के इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, क्या उस चीज़ के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी अगर वॉर की सिचुएशन है? बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल होगी। बढ़ोतरी से ज़्यादा जो संकट है कि आपको जो 1000 रुपये का सिलेंडर आज 4000 में मिल रहा है, ये कौन से कमर्शियल के लिए ना, रेजिडेंशियल के लिए? ब्लैक में, रेसिडेंशियल में भी अगर आप ब्लैक में ले जैसे हम रेहड़ी वालों जो उनके साथ भी काम करते हैं, जो रेहड़ी वगैरह लगाते हैं खाने वगैरह का, वो भी ब्लैक में लेते हैं सामान, उनको भी कमर्शियल हो जाता है ना। सबका कमर्शियल नहीं होता। जैसे छोटी छोटी जो रेहड़ी लगाते हैं उनका कहाँ से कमर्शियल होगा? वो अगर हम देखें तो वो बेचने के लिए, यानी कि उस चीज़ को व्यापार के लिए ही इस्तेमाल कर, हाँ कर तो रहे। ये नहीं कह सकते कि रेसिडेंशियल जिनका है, यानी कि जो लोग अपने घरों के लिए ले रहे हैं, उनका तो 900 950 ही जो है वो दाम है। अभी लाइनें, अभी आप मीडिया में ही चल रही थी, इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, जिनके पास जो सरकारी कार्ड थे जो ले रहे थे उनकी भी इतनी हालत खराब थी। पैसे के अलावा आप देखिए संरचनात्मक प्रॉब्लम है। जब तक आप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम डील नहीं करेंगे, 2015 में 47% आयात होता था LPG का, आज 2026 में 10 साल में 13% बढ़ गया, 60% हो गया। आपके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। देश में सिर्फ 2 जगह भंडारण होता है LPG का, वो है विशाखापट्टनम और बेंगलुरु, और वहाँ पे जो भंडारण वो सिर्फ 2 दिन की क्षमता रखता है। अभी तो छोटा संकट आया, अभी तो फुल फ्लेज्ड वॉर पे गया भी नहीं है। फुल फ्लेज्ड वॉर पे आप कहें कि ईरान के साथ साथ और भी लोग आ जाएं, अगर वहाँ से बिल्कुल ही पूरा वो जो हम आयात करें वो पूरा ही बंद हो जाए और बड़ा ही युद्ध हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? ये तो नहीं है ना कि संकट यहाँ खत्म हो गया या हम संकट से निकल गए। जब आपको पता है संरचनात्मक दिक्कत है, आप भंडारण जो गृह है वो क्यों नहीं बना रहे? सिर्फ 2 दिन की हमारे पास LPG है देश में। हम जो मार्केट प्राइस में है GDP 3rd पूरे विश्व में, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतने हज़ारों करोड़ों बिलियन डॉलर्स का आपका बजट होता है, इतने हज़ारों करोड़ों सरकार एडवर्टाइजमेंट में लगा रही है, मंदिर, राम मंदिर बनाया उसमें लगा रही है, लेकिन आप भंडारण 2 भंडारण है 1.5 अरब की आबादी के लिए। आप मुझे कह रहे हो आपके देश में 2 भंडारण है, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। आप बताओ मुझे, वहाँ युद्ध हो जाएगा, फिर क्या ये सारी 1.5 अरब की आबादी भूखे मरेंगी? और उसमें से ज़्यादातर लोग गरीब हैं। हमें गरीबी नहीं दिखती मैम, आपको नहीं दिखती, मुझे नहीं दिखती, मैं खुद कह रही हूँ। हम ले सकते 4000 का सिलेंडर, आप उनका सोचिए जो महीने का 4000 कमा रहा है, वो क्या बचाएगा, क्या खाएगा, क्या नौकरी करेगा और क्या खाना बनाएगा? वही उसको खाना भी खरीदना है उसमें। तो ये मुद्दा है हमारा कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उसको दूर करिए आप। सर, आप लोग दूध के महंगे होने को लेकर के और पेट्रोल, डीजल, CNG के महंगे होने को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन करने आए, लेकिन सर क्या सॉल्यूशन? देखिए, सॉल्यूशन तो इसका एक ही है, अगर सही मायने में सोचेंगे, इस व्यवस्था को उखाड़ करके एक नई व्यवस्था कायम करना। जब तक ये व्यवस्था है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन इसमें नहीं है। किस व्यवस्था को आप उखाड़ना चाहते हैं? पूंजीवाद को।
पूंजीवाद जब तक है तब तक भ्रष्टाचार भी है, तब तक महंगाई भी है, तब तक बेरोजगारी भी है, तब तक वेश्यावृत्ति भी है, तब तक भिक्षावृत्ति भी है, तब तक तस्करी भी है, तब तक लूट खसोट भी है। किस प्रकार का पूंजीवाद आप हटाना? पूंजीवाद हम किसी प्रकार का नहीं चाहते। हम केजरीवाल नहीं हैं जो हम कहेंगे हमें इस तरह का पूंजीवाद नहीं चाहिए, हमें उस तरह का पूंजीवाद चाहिए, ऐसा हम नहीं सोचते। पूंजीवाद हमेशा किसी भी तरह का हो वो सब बर्बाद करेगा लोग। जब नेहरू जी के टाइम में आप देखो उन्होंने क्या कहा था, हम यहाँ पूंजीवाद नहीं, हम मिक्स इकोनॉमी लाए हैं, समाजवाद और पूंजीवाद का मिला जुला रूप लाए हैं। ये एक भ्रम पैदा किया था, जबकि कायदे में पूंजीवाद और समाजवाद का कभी गठजोड़ हो नहीं सकता। लेकिन शुरुआत तो तभी से हो गई थी पूंजीवाद। आज़ादी से ही शुरुआत है इसके, आज़ादी से ही गड़बड़ हुई है। और महात्मा गांधी जी ने एक गड़बड़ और कर दी थी, उन्होंने यहाँ फासिज्म की भी नींव डाल दी थी, अनजाने में ही सही। बहुत बड़े लीडर, हम उनका सम्मान करते हैं, ईमानदारी और उनके प्रति हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अनजाने में वो एक ऐसी यहाँ ज़मीन तैयार करके जिससे फासिज्म पैदा। फासिज्म के जो सबसे मुख्य चीज़ है वो है धर्म और विज्ञान का सम्मिश्रण कर देना, धर्म के आधार पर शासन व्यवस्था कायम कर देना। तो उन्होंने कहा हम यहाँ सर्वधर्म समभाव लाए, और सर्वधर्म समभाव भी तो एक धार्मिक व्यवस्था ही रहेगी, सभी धर्मों का वर्चस्व रहेगा, किसी एक विशेष धर्म का नहीं रहेगा, लेकिन सर्वों धर्मों की तो भूमिका रहेगी। जब राजनीति में धर्म प्रवेश कर जाता है तब फासिज्म आना मुश्किल निश्चित है।